हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी हमारा सेशन चल रहा है सार संग्रह बुक का, जिसमें कि सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बने रहेंगे, जिससे कि आपका कंटेंट क्लियर होता रहेगा और जिससे आप आगामी परीक्षाओं के लिए तत्पर होते रहेंगे। तो आज का टॉपिक है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में बोला गया है कि ये मौर्य युग के जब बाद का काल होता है उसी को मौर्योत्तर काल बोला जाता है। किसी के कोई भी युग के बाद में उसको उत्तर लगा दिया जाता है, ठीक है, उसी को, जैसे कि मौर्य युग के बाद के काल को मौर्योत्तर काल बोला जाता है। इसमें सिमुक वंश का संस्थापक कौन था? वह सातवाहन था, ठीक है। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है? वह मत्स्य पुराण से मिलती है। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? अमरावती में स्थित थी। सातवाहन काल की सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेंकटम स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेंकटक नामक नगर का स्थापना भी किया। इसे वेदों का आश्रय कहा जाता है। किसको? गौतमीपुत्र सातकर्णी को वेदों का आश्रय कहा जाता है। इसने क्या क्या उपाधि धारण किया? इसने वेंकटम स्वामी की उपाधि धारण किया। किसने? गौतमी को पुत्र सातकर्णी ने। अगला है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? 78 ईस्वी में। उस समय शक संवत प्रारंभ हुआ था, मतलब ईसा पूर्व खत्म होने से बाद की घटना है ये। आगे देखते हैं, उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? वह कुषाण शासकों ने जारी किए थे, ठीक है। अगला देखते हैं, विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्षों का विक्रम संवत एवं शक संवत का अंतर है। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली शासक सातवाहन हुए हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश ने किया। इसका अथी है, ये है, इस क्रम है, पहले है शुंग, फिर है सातवाहन, फिर है कण्व और फिर है मौर्य, ठीक है। इसलिए देखते हैं, मौर्य बाद दक्षिण भारत पर सबसे प्रभावशाली राज कौन था? सातवाहन था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने सबसे भारत पर राज किया? वह कण्व वंश ने। कनिष्क को किस चीनी यात्री जनरल ने वह पराजित किया था? मतलब ये चीन के शासक हुए हैं, चीनी जनरल यात्री हुए जो भारत आए, जिसने कनिष्क को, पांचाऊ नाम के जनरल ने कनिष्क को पराजित कर दिया है। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत से बाहर फैली हुई थी? कुषाण वंश के शासकों का भारत से सीमाएं बाहर फैली हुई थी। ये हमारा भारत है, ये गुजरात का सौराष्ट्र का क्षेत्र था, जिसमें कि ये सारा क्षेत्र सिंध था, जो वर्तमान अभी पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, वो सारा क्षेत्र सिंध क्षेत्र कहलाता था। उधर भी हमारा ये कुषाण वंश का शासकों का शासक क्षेत्र था। आगे देखते हैं, विक्रम संवत से प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ विक्रम संवत। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? चेदी वंश से संबंधित है। कलिंग नरेश ने बहुत इसने महाराष्ट्र में इसने हाथी गुफा अभिलेख इसका प्राप्त होता है और इसने बौद्ध भिक्षुकों के लिए बहुत सारे गुफाएं भी बनवाए, ठीक है। प्रथम ईरानी शासक कौन था? यह डेरियस था। अफगानिस्तान में स्थित बामियान की प्रतिमाएं किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध का बहुत बड़ा उपासक हुए हैं और उसके भक्ति में लीन होने वाला वह अफगानिस्तान में एक स्थान है बामियान, जहाँ पर पहाड़ काट कर ही भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाया गया। हालांकि तुर्की आक्रमणकारियों ने उसे ध्वस्त कर दिया। ये प्राचीन है। अगला है, किसके सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है? मातृ देवी उमा पार्वती को ही कहा गया है। यह कुषाण शासक के सिक्कों पर उनका चित्रण मिलता है, ठीक है। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? हुविक्स ने चलाए चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के। चतुर्भुजी जो विष्णु का मुख हुआ, उसमें एक ब्रह्मा हुआ, एक मुख ब्रह्मा का, एक विष्णु, एक महादेव का हुआ और चौथा ये हुआ सरस्वती का, ठीक है। इसी तरह आगे, चतुर्भुजी विष्णु का
किसके चलाया, तो हुविस्क ने चलाया। बौद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर से मिलता है? वह कनिष्क। कनिष्क जो बहुत बड़ा बौद्ध के अनुयायी हुए हैं, ठीक है। योधय सिक्के पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? कार्तिकेय। भगवान शंकर के 2 पुत्र हैं, एक गणेश है, कार्तिक, उन्हीं का कार्तिक का चित्र मिलता है। आगे भारतीय और यूनानी ग्रीक काल शैली में मिश्रण गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली जो है उसको गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है और शुद्ध सोने के सिक्के इसी ने जारी किए थे। और एक शासक और भी हुए, सातवाहन हुए, उसने भी जारी किए सोने के सिक्के, पर उसने अशुद्ध सोने का सिक्के बहुत प्रचलित मात्रा में चलाए, बहुत बड़ी मात्रा में चलाए। और वह उसमें का शासक कौन हुआ जिसने अशुद्ध सोने का सिक्का चालू किया? वह स्कंदगुप्त हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? वह चरक था, ठीक है। चरक संहिता किसने लिखा? वह कुषाण। चरक संहिता एक पुस्तक है जिसको चरक के द्वारा लिखा गया, जिसमें कुषाण शासकों का काफ़ी मात्रा में वर्णन है। आगे है, कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित है? महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। बौद्ध के 2 संप्रदाय हुए, एक महायान हुए, महायान, दूसरा हीनयान। महायान के संस्थापक को कौन हुए? भद्रबाहु हुए, भद्रबाहु हुए। और हीनयान के संस्थापक कौन हुए? स्थूलभद्र हुए, भद्र हुए। आगे देखते हैं, किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई थी और उसका हत्या करके ही उसका अंत हुआ? ये शुंग वंश जो हुआ ना, तो ये इसने हत्या करके ही लोगों का राज्य अपने कब्जे में किया था और इनका हत्या करके ही इनसे राज्य छीना गया। भारत के यूनानी, अगला देखते हैं, भारत के यूनानी शासक में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्य ग्रंथों से सर्वाधिक सुरक्षित है? मीनांडर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है मौर्योत्तरकालीन विदेश आक्रमणकारी, मतलब मौर्य युग में कितने बाहर से आए हैं आक्रमणकारी और उनका कालखंड क्या रहा है, और भारत में वह रहने का कहाँ कहाँ वह स्थान स्थापित किया था और किस क्षेत्र से वह था, निवास स्थान कहाँ था उनका जो भारत आए थे, और उनकी राजधानी क्या क्या थी। तो है ये है हिंद यवन। हिंद यवन का ये 1990 ईस्वी में भारत आए और इनका मूल निवास स्थान था बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान। ये सर्वाधिक शासक इनका कौन हुए, राजा कौन हुए? ये मेनांडर, मिलिंद शाकल। इन्हीं को मिलिंद पन्हाव के नाम से भी जाना जाता है। इनकी वर्तमान राजधानी सियालकोट महाराष्ट्र से प्राप्त अभिलेख तथा सातवाहन अभिलेखों में उल्लेख मिलता है कि इनकी वर्तमान राजधानी कहाँ थी? सियालकोट। दूसरा है सक्सिथियस, ये 90 ईस्वी में आए। इनका मूल निवास स्थान सीरिया ईरान क्षेत्र में था। यह सर्वाधिक प्रसिद्ध इनका शासक हुए नाहपान, जो पश्चिमी भारत से थे, ठीक है। ये वाला पश्चिमी भारत से थे, ठीक है। पश्चिमी भारत जिसमें कि उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारा बर्मा, ये सब भारत में ही पड़ता था। इसी तरह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे सब पहले भारत में ही पड़ता था। तो इसी तरह सक्सिथियन 90 ईसा पूर्व में ये भारत आए, जिसमें कि ये मौर्य इसका स्थान रहा, मूल निवास स्थान था सीरिया ईरान। इनका शासक हुआ नाहपान, जो कि पश्चिमी भारत में का था। इनका भी जो वर्तमान जो हुआ है सियालकोट में ही राजधानी हुआ है। इनका महाराष्ट्र अभिलेख तथा महाराष्ट्र से प्राप्त अभिलेख, सातवाहन अभिलेख से इनका उल्लेख मिलता है, इनका सक्सिथियन का। अगला देखते हैं पाथियान पल्लव। पाथियान पल्लव जो कि इनका कालखंड है पहली सदी और ईसा पूर्व के अंत। जैसे ईसा पूर्व का अंत जब हो रहा था ना, तो ईसा पूर्व जितना भी है उसका उल्टा क्रम चलता है। जैसे कि 500 ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व। तो ऐसा नहीं है कि पहले 300 ईसा पूर्व हुआ फिर बाद में ईसा पूर्व, नहीं, पहले 500 ईसा पूर्व हुआ, वो घटते क्रम में आता है, धीरे धीरे आके वह 0 हो जाता है। जब 0 1 हुआ तो उसी समय से चला ईस्वी AD, जिसको कि एमिनो डोमेस्टिक कहते हैं, ठीक है। पार्थियान ईरान देखते हैं, पार्थियान पल्लव पहली सदी में ये आए। पार्थियान ईरान इनका मूल निवास स्थान था, पार्थियाई ईरान था, ठीक है। इनका जो
फिर प्रसिद्ध शासक हुआ गोंडो फर्निज हुआ। इनका राजधानी बेलग्राम अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे कि अनुमानित लगाया जाता है कि इनका राजधानी यहाँ हुआ करता था। ठीक है। कुषाण युची अगला हुआ। कुषाण युची 15 ईस्वी में यह भारत आए। ये तुर्की चीनी यात्री थे, तुर्कमेनिस्तान के चीनी यात्री थे। ये कनिष्क इनका जो प्रसिद्ध शासक और हुए, ये कनिष्क हुए। इनकी राजधानी क्या थी? उज्जैन। वर्तमान में उज्जैन मध्य प्रदेश में है, जो कि फिरोजपुर वर्तमान पेशावर पाकिस्तान में है। ठीक है। आक्रमणकारियों का क्रमिक क्रम देखिए क्या है। पहले जो आए भारत आए, हिंद यवन आए, उसके बाद शक आए, फिर पल्लव आए, कुषाण आए। ठीक है। ये सारा इनका भारत आने का विदेशी यात्रियों का शासकों का क्रम है। आक्रमणकारी कह सकते हैं इनको। एक लाइन है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? श्रेय इस कुषाण शासकों को श्रेय जाता है। ये कुषाण शासक का जिसको की है विमकटविशस को जाता है कि इसने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए और सर्वप्रथम जारी किए। और अशुद्ध सोने के सिक्के जो कि जारी किए वह है सातवाहन वंश। और सर्वाधिक मात्रा में अशुद्ध के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है स्कंदगुप्त को जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा गुप्त काल है। देखते हैं गुप्त काल की घटना क्या है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त हुए हैं। ये नहीं कभी पूछिएगा कि गुप्त काल के श्रीगुप्त ही हुए हैं, ऐसा नहीं कि चंद्रगुप्त आप गलती में मारेंगे, हालांकि कई बार ऐसा मिस्टेक होता है। तो आगे देखते हैं, नगरों का क्रमिक पतन किस काल में महत्वपूर्ण विशेषता थी? बहुत अच्छे इसने नगर का सुव्यवस्थित इनका अच्छा से किया, इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण का युग भी कहा जाता है। देखिए, प्राचीन भारत में किस वंश के शासन काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? यह गुप्त काल के शासक, गुप्त वंश के शासकों का स्वर्ण युग के काल के शासक के रूप में जाना जाता है। गुप्त वंश ने किस अवधि तक भारत की शासन किया? वह 275 से 500 ईस्वी तक इसने शासन किया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला है, समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। इसके बाद गुप्त शासक द्वितीय भी हुए, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना गया। उसने भी परम भागवत की उपाधि धारण किया है और ये बौद्ध धर्म के साथ साथ इन्होंने हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म को भी बहुत मानता था, इसीलिए वह उसने परम भागवत मतलब वैष्णव पुराण से संबंधित उसने धारण किया। अगला है, गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? जो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था गुप्त संवत की स्थापना। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का था। गुप्त काल में उत्तरी भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता है? ताम्रलिपि से। ठीक है। इलाहाबाद जिसको कहा जाता है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है। यह प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। कहाँ से? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। किसका उल्लेख मिलता है? यह गुप्त काल का उल्लेख मिलता है। अगला है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? वह चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के के जारी किए थे। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। और पन किसको कहा जाता था? तांबे। और कौड़ी भी था इनके काल में प्रचलित, जो कि पत्थरों का बना हुआ रहता था। और कसारपन व चांदी को कहा जाता था। अगला है, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांग में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। आगे देखें, किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को शकों पर इसने विजयी पाया था, इसीलिए शकों का विजेता इसे कहा जाता है। गुप्त शासकों की प्रमुख और उसकी उपाधियां क्या हुआ है? कितने गुप्त शासक हुए और उनकी प्रमुख क्या वो उपाधि अपने आप धारण किए हैं?
तो देखते हैं, पहला है श्रीगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त पहला है जो कि आदिराज आदिराज इसने आदिराज की उपाधि धारण किया। श्रीगुप्त ने आदिराज की उपाधि धारण किया और महाराज की उपाधि धारण किया। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने कि विक्रमादित्य विक्रमांक की उपाधि धारण किया। अगला है स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य सक्रोपम की उपाधि धारण किया। किसने? और इसने अशुद्ध सोने का बहुत प्रचलित बड़ी मात्रा में सिक्के चलाए हैं। समुद्रगुप्त जो है उनका उपाधियाँ हुआ है पराक्रमांक हुए हैं। ठीक है, उसने उपाधि पराक्रमांक की उपाधि धारण किया। कुमारगुप्तम, जिसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया। और चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया। बढ़ते हैं आगे। अगला है अधिकारी और उनका विभाग। गुप्त काल में कौन कौन से अधिकारी हुए हैं और उनका क्या क्या विभाग हुआ करता था। पहला है महासेनापति, जिनका की विभाग होता था सेना का सर्वोच्च अधिकारी का वह कमांड संभालते थे, वह महासेनापति होता था। रण भंडारगिरी जो होता था, जो कि सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला वह प्रधान होता था। मतलब जितना भी सेनाओं को क्या चाहिए और किस समय चाहिए वह कौन देखता था? रण भंडारगिरी देखता था, उस समय का अधिकारी का नाम था। ठीक है, महासंघ विग्राहक जो हुए हैं वह युद्ध व शांति का प्रधान होता था। युद्ध की घोषणा और युद्ध की शांति का वह अधिकारी होता था। अगला है भंडारा धिगृत, यह राजकीय कोष का प्रबंधक होता था। महाअक्षपटिल जो होता था अभिलेख विभाग का प्रधान होता था। यह देख दिखाव रखता था कि अभिलेख कैसा लिखा जा रहा है, अच्छा लिखा जा रहा है, क्या मतलब इसने बहुत सारे अभिलेख पर ध्यान दिए हैं। सर्वाध्यक्ष होता था वह केंद्रीय सचिवालय का प्रधान होता था। महाप्रतिहार जो होता था यह महाराज प्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी होता था। अगला है ध्रुवाधिकरण, यह भूमि कर वसूलने वाला एक राजस्व कर्मचारी होता था। अगला है अग्रहारी, यह दान विभाग का प्रधान होता था। कौन? अग्रहारी एक अधिकारी का पद था। ठीक है, अगला है महाबलाधिकृत, जिसने सेना जिसका काम था, जिसके अंतर्गत काम किया जाता था। सेना तथा का सेनापति सर्वोच्च अधिकारी यह होता था। कौन? महाबलाधिकृत। महादंड नायक ये न्यायाधीश होता था। दंडपाशिक, ये पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। कौन? दंडपाशिक। विनय स्थिति कौन होता था? विनय स्थिति संस्थापक कौन होता था? शिक्षा अधिकारी होता था। अगला देखते हैं, गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? सुश्रुत था। गुप्त काल में इसने अपना बहुत आयुर्वेदिक चलाया था, इसीलिए इसे विद्वान बोला गया। ठीक है, चंद्रगुप्त के नव रत्न में से कौन फल ज्योति से संबंधित है? वह क्षपनक है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो हुए हैं, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और विक्रमांक की उपाधि धारण किया, इसका कालखंड रहा है 375 से 415 ईस्वी तक। यह स्वयं को विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। यह कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। स्वयं तो विद्वान था, यह विद्वानों का आश्रयदाता भी था। उसके दरबार में 9 नवरत्न हुए, मतलब बहुत ज्ञातज्ञ व्यक्ति रहे। नवरत्न निवास करता था। इसमें से पहला नवरत्न था कालिदास, दूसरा धन्वंतरी था, एक अक्षनप था, तीसरा, चौथा था शंकु था, ये अगला था वेताल भट्ट था, पांचवा था अमर सिंह, छठा था घटपर्ण, आठवां था वरामिहिर और नौवां था यह वररुचि था। इत्यादि ये जैसे विद्वान इनके काल में हुए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, जिसे नवरत्न के नाम से जाना जाता है। अगला है शक एवं गुप्त संवादों में के माध्यम कितना अंतर है? शक एवं गुप्त काल के बीच में कितना समय का अंतर है? वह 242 ईस्वी का अंतर है। गुप्तकालीन रजत चांदी, जिसको कि रजत को चांदी मुद्राओं को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। कुमारगुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में से किस श्रेणी का उल्लेख मिलता है? यह तंतुवाय अभिलेख से इनका अभिलेख
अभिलेख से इनका उल्लेख मिलता है कि इनका कुमारगुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख से मिलता है। अगला है मध्य प्रदेश में रावी जिले में स्थित सुपिया का खेल में गुप्त वंश को घटोत्कच का वंश भी कहा जाता है। सुपिया का खेल एवं घटोत्कच का वंश का भी कहा जाता है। आगे देखते हैं गुप्त काल की कृषि। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या थी, वह सामंतवाद था। जैसे गुप्त अगर जिस राजा से युद्ध करते थे, अगर वह सामने वाले राजा अगर हार जाता था तो उसको सामंत दिया जाता था। सामंत का उपाधि मतलब उसके लिए एक क्षेत्र घोषित कर दिया जाता था, तुम इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाओगे और जिस क्षेत्र से तुम अपना भरण पोषण करते हो, जिससे कि तुमको मृत्यु दंड के अलावा तुमका क्या काम रहेगा कि उस क्षेत्र से वसूले हुए टैक्स को मेरे पास जमा करो। यह गुप्त काल में यह प्रचलित किया गया था। अगला है गुप्तकालीन भूमि का वर्गीकरण। गुप्त काल की भूमि का कितने क्षेत्र में यह भूमि को बांटे थे, जिसमें कि क्षेत्र जो कहा जाता था वह खेती योग्य करने भूमि को क्षेत्र कहता था। वास्तु किसको कहता था, निवास करने योग्य भूमि को वास्तु कहता था गुप्त काल में। खील किसको कहता, जो भूमि कृषि योग्य नहीं होता था उसको खील के नाम से जाना जाता था गुप्त काल में। अपरहत किसको कहा जाता है, जंगली भूमि को अपरहत, जिसको परती भूमि भी कह सकते हैं। प्रहत का अंत होता है परती, ठीक है। चारागाह भूमि कौन होता है, जिसमें पशु चरते हैं उसको चारागाह भूमि के नाम से जाना गया है। आगे देखते हैं किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। प्रभुसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ कौन होता है, यज्ञ के बाद घोड़ा छोड़ देते हैं जंगल में, उसको अश्वमेध कहा जाता है। और वह घोड़ा जहाँ तक भी जाता है वह क्षेत्र उसका, अगर वह जो घोड़ा अगर किसी ने पकड़ लिया तो उस राजा को उससे युद्ध करना होता था, वही होता है अश्वमेध यज्ञ। किसने करवाया था 4 अश्वमेध यज्ञ, यह प्रभुसेन प्रथम ने करवाया था। कायस्थ शब्द का उल्लेख के किस ग्रंथ से मिलता है, यह मुद्रा राक्षस, जिसका रचनाकार कौन है, विशाखदत्त हुए हैं, ठीक है। अगला है ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित थी, बिटूर कानपुर में स्थित था। एक इम्पोर्टेंट लाइन है, देखते हैं। कुमारगुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों का मतलब चांदी सिक्कों का प्रचलन हुआ था। उसमें से महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया था किसने, कुमारगुप्त ने, ठीक है, धारण की थी। जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा शासनकाल में ही किया गया। किसने किया नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना, यह कुमारगुप्त के द्वारा किया गया, ठीक है। इसने चांदी के सिक्के भी चलाए और नालंदा विश्वविद्यालय के ये स्थापना भी किया। और इसने कौन सी उपाधि धारण किया, महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया इन्हें, किसने, कुमारगुप्त ने। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि क्या का कारण था, व्यापारिक मंडी। पैठन मतलब सामान आदान प्रदान का देने का क्या था, व्यापारी का एक मंडी तैयार किया गया था गुप्त काल में। शतरंज के खेल का गुप्त काल के दौरान ही प्रारंभ हुआ था एवं चतुरंग के नाम से इसे जाना जाता था, किसको, शतरंज को, ठीक है। भारत में यह ईरान एवं 1050 यूरोप में पहुंचा। अगर पूछा जाएगा कि शतरंज का पहला खेल कब प्रारंभ हुआ था, तो वह गुप्त काल में प्रारंभ हुआ था और यह भारत से ही प्रारंभ हुआ है। उस समय क्या कहा जाता था, शतरंज खेल को क्या कहा जाता था, चतुरंग, मतलब इसमें बहुत बुद्धि लगता है, इसीलिए चतुर व्यक्ति ही खेल सकता है किनको, शतरंज को, इसीलिए चतुरंग के नाम से इसको जाना जाता था। यहीं से ईरान भारत यूरोप इत्यादि देशों में यहाँ से फैला है, इसीलिए शतरंज का जन्मदाता गुप्त काल को कहा जाता है और भारत का जमीन कहा जाता है। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों में जहाज का रवाना होते थे, ताम्रलिप्ति, देखते समझते हैं। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण और पूर्वी, ये जैसे कि ये भारत है, ठीक है, भारत ये दक्षिण और ये पूर्वी, जैसे कि 7 सिस्टर हमारा है, जिसमें कि ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर इत्यादि है, इधर जो जाते थे। और दक्षिण में जैसे व्यापार के लिए जाते थे कहीं भी, तो ये दक्षिण एरिया में, ये सारे एरिया में, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एरिया में, तो यह ताम्रलिप्ति से रवाना होते थे, ठीक है। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है, फाहियान ने किया है। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल में, मतलब बोला जाता है कि भारत में हिंदू मंदिर का स्थापना कब किया गया था, वह गुप्त काल में किया गया था।
सती प्रथा का प्रथम अभिलेख शाक्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें कि गोपाल राज नामक सेनापति का स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। गोपाल राज जब मृत्यु को प्राप्त हुए थे तब उनकी पत्नी उनके साथ सती हुई थी। यह साक्ष्य जो है अभिलेख एरन अभिलेख से मिलता है। यह गुप्त काल का है। कब मिला था? ये 510 ईस्वी में मिला था। आगे देखते हैं। आगे, गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? वह रेशमी कपड़ों का आयात किया जाता था। चीन बहुत बड़ा रेशमी कपड़ों का व्यापार केंद्र था। ठीक है, आगे देखते हैं। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? समुद्रगुप्त था। ठीक है, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था आर्यभट्ट, जिसने शून्य का निर्माण, जिसे सूर्य का जन्मदाता भी किसको कहा जाता है? आर्यभट्ट को कहा जाता है। अगला देखते हैं। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता में मिलता है। गुप्त काल का जो अजंता की गुफाओं को गुप्त काल का बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं और उन्हीं से वहाँ से उनका उच्चावच उसको मिलता है, मतलब श्रेष्ठता मिला है गुप्त काल को। ठीक है, विशाख दत्त कृतिक नाटक देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त के द्वारा कौन कौन बुक नाटक एक लिखा गया है? मुद्रा राक्षस। दूसरा है देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी। जब रामगुप्त को जब सत्ता दल दिया गया था तो उसने ईरान से शासकों से क्या मांग किया था? अंजीर मांग किया था, शराब और खजूर और एक डांसर। इसीलिए इनका राज्य जो कि तहस नहस होने लगा था, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके और अपना सत्ता हथियाया था। अगला देखते हैं। किसने स्वर्ण सिक्कों में हीन यानी मिलावट धातु का प्रयोग किया था? स्कंदगुप्त। ये इस बात पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों में शूद्रों के संवाद भाषा में किस भाषा में था? प्राकृत भाषा में। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? विष्णुगुप्त हुआ है। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण सारणिक कहा जाता है? शकों पर विजय करने वाला। इसी चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना, यही है विक्रमादित्य, और इसी को नाम कहा जाता है कौटिल्य, और यही है चाणक्य। किस कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये बहुत ज्ञाता हुए हैं, जिसने कि अर्थशास्त्र नाम का पुस्तक भी लिखा, जो कि राजनीति से संबंधित है। ठीक है, किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र बनाया गया है? प्रयाग अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। अगला है, हुनों ने स्कंदगुप्त के शासन काल में आक्रमण किया था। इसमें स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, गुप्त काल की श्रेणियों में से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता था? निगम कहा जाता था। आगे देखते हैं। ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमि अग्रहार भूमि का तात्पर्य क्या है? ब्राह्मणों को दिया जाने वाले भूमि को अग्रहार भूमि कहा जाता था। विदिशा के पास उदयगिरी, अगला है, विदिशा के पास उदयगिरी बौद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? वह गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, वराह गुहा का निर्माण, गुहा का अर्थ होता है रास्ता। ठीक है, वराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? भगवान विष्णु के सम्मान में करवाया गया था। अगला है, गुप्त साम्राज्य के समकालीन और राजवंश, मतलब जैसे गुप्त वंश चल रहा था उसी के काल में भारत प्रांत में सौराष्ट्र प्रांत में कौन कौन राजा चल रहे थे और उनका कब कब स्थापना हुआ था? गुप्त काल में ही चल रहा था वाकाटक वंश, जो कि 255 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। इनका संस्थापक कौन था? विद्याशक्ति हुआ। ठीक है, उसी समय में चल रहा था नाग राजवंश का चल रहा था, और उनका जो कि 305 ईस्वी में स्थापना हुआ था। इनका शासक भवनाग हुए हैं। वाकाटक वंश का एक और शासक, वाकाटक वंश का 2 बार स्थापना हुआ, एक 255 ईस्वी में और एक 330 ईस्वी में, जो कि दूसरी बार जब स्थापना हुआ था इनका संस्थापक कौन हुए हैं? प्रवरसेन हुए हैं। तीसरा है
त्रैकूटक राजवंश जिनका स्थापना 415 ईस्वी में हुआ है, जिनका संस्थापक हुआ है इंद्रदत्त हुए हैं। अगला है हून राजवंश, जो कि गुप्त काल के समकालीन ही था, जिसका स्थापना 500 ईस्वी में हुआ है। इनका जो संस्थापक हुआ है तोरमान हुए हैं। अगला है सलंकायन राजवंश जो है, जिनका स्थापना 300 ईस्वी में हुआ है, जिसका कि संस्थापक है देववर्धन है। अगला देखते हैं विष्णु कुंडलिक राजवंश, जो कि गुप्त काल के ही समकालीन था। ये 415 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है। यह संस्थापक था विक्रमेंद्र प्रथम था। अगला है माथुर राजवंश 2 बार स्थापना हुआ है, 325 और 350 में। 325 में जो स्थापना किया गया था एक बार, तो वह अच्युत्य था इनका संस्थापक। यह फिर से भंग हो गया, जिसके बाद फिर 350 ईस्वी में इसको स्थापना किया किसने? शंकर वर्मन ने किया। ठीक है। तो अगला है कल्हन के अनुसार अशोक। कल्हन की पुस्तक का क्या नाम है? रंगनी से पुस्तक का अभिलेख से अशोक ने अपने 7वें वर्ष में, बोला जाता है कल्हन का जो पुस्तक है उसमें, उसके अनुसार अशोक ने अपने, जब वह राजा बने तो वह 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था, तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया था। किसने? अशोक ने। इसीलिए कश्मीर संस्थापक का श्रेय किसको दिया जाता है? अशोक को दिया जाता है। तो कैसा लगा वीडियो आपको? उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ दिन प्रतिदिन बने रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें, जिससे कि आपका आगामी परीक्षाओं में होने वाले टॉपिक आपका क्लियर होता रहे। और यह सार संग्रह बुक है, और आपको पता ही है बुक कितना महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाता है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।